अब देखो थर्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? These reactions are also redox reactions, but every redox is not a disproportionation. इसमें क्या होता है? The same compound get oxidized as well as reduced. उसका कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आपके पास टोटल 5 मोल है, 3 मोल ऑक्सीडाइज और 2 मोल रिड्यूस। यहाँ पे ये नहीं कि एक कंपाउंड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ एक एलिमेंट रिड्यूस, नहीं, वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। जब कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो तो रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे कुछ एग्जांपल इसके हैं, फॉस्फोरस, मतलब कुछ बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछी आती हैं अलग अलग सेंस में। तो एक इंपॉर्टेंट P4 व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस, प्लस NaOH, heating boiling gives pH3 plus NaH2PO2, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो यहाँ पे P4 में ये 0 है, pH3 में ये -3 है और NaH2PO2 में ये +1 है। एक्चुअली ये इधर से बना है, ये सॉल्ट से। NaH2PO2, तो इसमें ये आपका रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। दिस कैन बी कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ phosphorus when treated with boiling NaOH। तो ये चीज। फिर एक है क्लोरीन का NaOH के संग या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग, मतलब बेसिक मीडियम। नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर पे Cl माइनस ClO माइनस ये बन जाएगा, 0 से -1, ऑक्सीडेशन। और यही क्लोरीन अगर कंसंट्रेटेड एंड हॉट OH के साथ ट्रीट करें तो क्या आता है Cl माइनस ClO3 माइनस, 0 से -1, रिडक्शन +5, bromine and iodine react in similar way. फिर एक है कैसे ब्रोमिक सल्फर,
OH पानी और बन सकता है, वो लोग बैलेंस करेंगे, मैं बैलेंस में लिखता हूँ, पर मेन चीज है ये 0 से -2 सल्फाइड बना रिडक्शन, यहाँ पे +2 बनेगा ये सल्फाइड, ये थायोसल्फेट, दिस इज कॉल्ड थायोसल्फेट सल्फाइड, ये हुआ तो ये रोमिक है, और ये सल्फाइड बना तो रिडक्शन है, और ये चीज 0 से +2 ऑक्सीडेशन है। फिर एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को अगर हीट करें इट डिकम्पोज टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन कितना होता है, H2O2 में ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये -2 और ये 0, तो ये भी रिडक्शन, और ये चीज देन एक होता है मैग्नेट आयन MnO4 2-, ग्रीन कलर का, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब वो पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट तो आएगा भी, और इसे अगर न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक डायोड एस्टर से कर दें तो इट विल फॉर्म MnO4- परमैंगनेट, ये +6 है, ये हो गया +7 एंड MnO एंड MnO2, तो ये +4, तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, ये चीज फिर एक ऐसे ये जो आयन होता है, ये बहुत ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन बहुत कॉमन रिएक्शन है, ClO- से Cl+1 है, -2 + x = -1 + 1 है, it can disproportionate to Cl- ClO3-. It is known as hypochlorite. This ion is called hypochlorite. ClO2- सनलाइट की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट टू ClO3, it is known as chlorite. क्लोरेट, ये क्लोरेट है, ये क्लोराइड है, यहाँ पे वही सेम ही रिएक्शन होगी, लेकिन जो क्लोरेट है इट डिस्प्रोपोर्शनेट टू Cl-, दिस इज क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड परक्लोरेट, ये क्लोरेट, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सो एनायंस ऑफ क्लोरीन, disproportionation of hypochlorite, chloride, chlorate, तो ये हो गया। अच्छा, क्या क्लोराइड आयन
डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो अगर -1 में है तो दैट आयन कांट, क्लोराइड कांट डिस्प्रोपोर्शनेट, ये ऑक्सीडाइज होता है, इससे कम जा ही नहीं सकता, ये इट कांट डिस्प्रोपोर्शनेट। सिमिलरली पर क्लोरीन मैं ये अपने +7 मैक्सिमम में है, इट कैन नॉट, इट कैन ओनली रिड्यूस, इट कांट ऑक्सीडाइज कर। और बाकी सभी आयंस डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। Not disproportionate। तो ये हो गया। तो ये तो पहले कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था। एक और भी होती है ऑर्गेनिक की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उससे लिख लो, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम OH- के साथ ट्रीट करें तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिड सॉल्ट बन जाएगा। आगे पढ़ोगे इसे केमिस्ट्री में। कैनिज़ेरो, दिस इज नोन एज कैनिज़ेरो रिएक्शन। मतलब इसमें कुछ और भी बातें होती हैं, मतलब जस्ट अभी लिख दिया, अभी उसके डिटेल में भी जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बस एक लिख लो कि अभी मतलब ये ओनली फॉर्मेल्डिहाइड की नहीं है, ये एक काइंड ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, एल्डिहाइड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है एसिड। तो यहाँ सॉल्ट बन गया क्योंकि OH मीडियम, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो अगर एल्डिहाइड, एक टिपिकल काइंड के एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CHO ग्रुप के पास में जो कार्बन है, इसे तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास में जो कार्बन है उस पे जो H होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता एल्डिहाइड पे, यानी इसका यहाँ पे कार्बन ही ना हो, HCHO तो कार्बन ही नहीं है तो उस पे H ना हो, तो वो एल्डिहाइड्स अंडर विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, 2 molecule react, one reduces other, one reduces to alcohol, other oxidizes to salt of acid। तो ऐसे यहाँ पे एक ये भी एल्डिहाइड PHCHO, फिनाइल रिंग इज द बेंजीन रिंग, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इसमें भी इस कार्बन पे H नहीं है और वो कार्बन अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और H होना चाहिए, पर वो नहीं, H पे नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2H एंड एक COO-। तो इसको बोलते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। और भी बहुत से फीचर है, वो तो तब देखेंगे, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक। तो वो भी ऑर्गेनिक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की जब बात आती है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ द एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो बाकी तो ये इनऑर्गेनिक में कही हो। अब हम अपने मेन काम पे आते हैं, जो पहले अभी हमने, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अपने पेज पे लिखते रखो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपका इनसे कुछ ना कुछ चीज पूछी जाती है। इसका along with this कुछ और भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आप पढ़ोगे, बट दीज आर few very common disproportionation reactions। ठीक है, एक और भी होता है H3PO3 को अगर हीट करोगे तो इट विल डिस्पोज H3PO4 and PH3।
यहाँ +3 है, ठीक है। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन वेरी कॉमन रिएक्शन, एनसीईआरटी रिएक्शन है, एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में है, बट कंफ्यूजन बहुत है। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पे कि इसको बैलेंस कैसे करें। क्या इसको बैलेंस करने के लिए हमें एन निकालना अगर हो तो क्या एन निकालने के लिए हमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी पहले, या एन तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। एन कैन बी फाउंड विदाउट बैलेंसिंग, तो इसका एन भी बिना बैलेंसिंग के निकाला सकता है। इसको हमें ट्रीट कैसे करना है, तब पहले एक बार ये लिखो, फिर आता है बैलेंसिंग। ये ग्रीन होता है, ये पर मैग्नेट पर्पल कलर का, ये ब्राउन सॉलिड ब्राउन। ग्रीन एनायन एसिडिक मीडियम में चेंजेस टू पर्पल एंड ब्राउन पीपीटी। मैग्नेट, पर मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसमें हम एक ही लेते हैं पहले, क्लोरीन वाला, और पहले ये रिएक्शन लेते हैं, Cl माइनस ClO माइनस। ये कब होता है? जब सॉल्यूशन कोल्ड डाइल्यूट होता है। हॉट कंसंट्रेटेड में Cl माइनस तो बनता ही है, लेकिन ClO माइनस एक है, ClO3 माइनस बनता है, क्लोरेट। तो ये रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो इसमें बैलेंसिंग में क्या करो कि Cl2 जो चीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है उसको 2 बार लिखो। देखो कंपाउंड एक ही है, पर अगर रेडॉक्स के टर्म्स में सोचा जाए तो इनका बिहेवियर अलग अलग है। जो Cl2 Cl माइनस में चेंज हो रहा है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो Cl2 इसमें चेंज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑल्दो केमिकल इज सेम, बट द बिहेवियर हियर इज एज फार एज रिडक्शन ऑक्सीडेशन इज कंसर्न, दे आर बिहेविंग डिफरेंटली। तो हम तो रेडॉक्स के तरीके ही लगा रहे हैं, तो हम इसको ही दो एंटिटी सोच सकते हैं कि वो क्लोरीन जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्लोरीन जो कि रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो गया? 0 से रिडक्शन, दिस इज प्लस। तो अब इसमें इसका एन फैक्टर क्या है? हमने बैलेंस करने के लिए हमने कोई मतलब एन फैक्टर निकालने बैलेंस नहीं किया, बस उसको 2 बार लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इसका 0 से -1, 1 का चेंज 1, 2 का चेंज, और यहाँ 0 से +1, 1 का चेंज 1, 2 का चेंज। तो एक तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत बार तो इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको 2 अलग एंटिटी मानो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये बोलते हो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये Cl2 और ये Cl2, वो इस तरह से ब्रेकअप होके करेंगे कि उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने इसके उतने इसके हो।
तो एक तो तरीका वो भी सोच का है, यहाँ पे एन फैक्टर सेम आ गया, हमेशा सेम ही आएगा, पर ये तो एक तो इसका क्या हो गया, आप ये भी सोच सकते हो कि इस रिएक्शन में Cl2 विच इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हैविंग एन फैक्टर 2, और विच इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो हैविंग एन फैक्टर 2। तो 2:2 है, 1:1, तो यहाँ 1 1 लगा दिया, सब इसको बैलेंस करना है, तो इसमें क्या होगा 2:2 है तो 1:1 लगा दिया, ये 1 हो गया तो ये वाला 1 2 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, और ये 2 हो गया। अब क्या बैलेंस करें, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, 2 O- है तो यहाँ एक बार 2 कर दो, पर इधर 2H+ करना पड़ेगा, लेकिन मीडियम एल्कलाइन है, यू कांट लीव H+ इन दिस फ्री फॉर्म, तो यू हैव टू मेक इट वाटर, तो 2H+ को वाटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 OH उधर 2 OH इधर, तो 2 पानी बन गया, और ये 4। तो आपकी नेट रिएक्शन क्या होगी, पर क्योंकि यहाँ पे 2 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड ये चीज, ऐसे सोचे तो यहाँ पे इसके 2 इक्विवेलेंट, तो इसको ऐसे सोचो, ये क्या हो गया, इसके 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, ये आपस में रिएक्टिंग है, तो इसके 2 इसका एन फैक्टर 1 है, -1 से 0, तो 2 मोल में 2 इक्विवेलेंट, और इसका एन फैक्टर +1 से 0 1 है, 2 मोल में 2 इक्विवेलेंट। सर ऑक्सीडेशन नंबर में से लोग यूज कर सकते हैं इस बैलेंस करने में, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ वो सब तो यूज कर सकते हैं, वो तो मतलब वो तो बेसिक तरीके हैं, वो तो मतलब और देखो एन फैक्टर मेथड इज नॉट अ एक्चुअल मेथड फॉर बैलेंसिंग, ये कभी का एन फैक्टर निकालने के लिए भी आपको पहले बैलेंस करना पड़ता है, तो आप जब नॉर्मली बैलेंसिंग के मेथड तो 2 ही आते हैं, हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन मेथड, लेकिन 99% केस में भी जहाँ पे ये मेथड फेल होगा वहाँ पे आपको वो वाले मेथड में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो इतना आसानी से बैलेंस नहीं होगा कि भाई एक कंपाउंड इसमें भी चेंज हो रहा है उसमें भी चेंज हो रहा है, तो आपका वहाँ का बैलेंसिंग भी फाइंड करना इज नॉट एन ईजी थिंग, हाँ लेकिन फिर भी है कि करना उस तरीके से पड़ेगा, एन फैक्टर तो सीधा आप निकाल ही सकते, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे केसेज आते हैं जिसमें वो तरीके भी लगते हैं, तो वहाँ पे एन फैक्टर जहाँ पे बिना बैलेंसिंग के निकाल सकते वहाँ पे एन फैक्टर निकाल के भी बैलेंस इजीली किया जा सकता है। अब बैलेंस करना हमारा हमेशा, पर कभी कभार क्या जाता है बैलेंस, अगर क्वेश्चन कभी कभार ऐसा है कि बैलेंस करो तो देन यूज रेडॉक्स रिएक्शन मेथड, लेकिन कभी जब वॉल्यूमेट्रिक को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर बिना बैलेंस, हम यहाँ तो बैलेंस कर रहे हैं पर मेन हमारा पर्पज तो एक्चुअली एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर निकल गया तो हम बार बार बैलेंस नहीं करेंगे, हम सीधे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से काम करेंगे। हालांकि इसका एन फैक्टर क्या हो गया, इसके अब अगर दोनों के एन फैक्टर सेम आ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, व्हेन इट वी आर टॉकिंग इन द डिस्प्रोपोर्शनेशन, कि जो सब्सटेंस डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है उसमें दोनों सब, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और एन फैक्टर सेम आ जाए तो अलग अलग एन फैक्टर भी वही है, और कोई पूछे ओवरऑल एन फैक्टर क्या है तो वो भी वही है, ओवरऑल एन फैक्टर भी 2 ही होगा इसमें। तो ये हो गया, जैसे H2O2 वाला भी यही केस है, H2O2 में सर एक बार वापस रिपीट कर दो, बता दो ये हो, ठीक है, एक 2 बार पहले 2 बार लिख लिया, तो -1 से तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, तो आपका ये तो हो गया। अब इसका एन फैक्टर -1 से -2 चेंज, पहले एक का -2 -1
माइनस माइनस में तो माइनस होगा मॉड 1 और 2 के लिए 2। सिमिलरली -1 से 0 चेंज 1, 2 का चेंज, यहाँ पे दोनों का एन फैक्टर 2 आ गया, तो ओवरऑल एन फैक्टर भी 2 हो गया। या आप कह सकते हो H2O2 बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हैविंग एन फैक्टर 2 एंड बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो हैविंग एन फैक्टर। बहुत बार प्रॉब्लम को उस तरह से, जैसे हम भाई जब दो अलग सब्सटेंसेज हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक, तब तो बात समझना बहुत आसान है, केमिकली अलग दिख रहे हैं, पर आप कभी कभार ये केमिकल सेम है पर फिर भी इन रेडॉक्स रिएक्शन यू मे ट्रीट देम एज डिफरेंट, बिंग अ बिहेवियर एज फार एज रेडॉक्स इज कंसर्न डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो कि वो H2O वाला वो पार्ट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, और वो H2O2 जो कि रिड्यूस हो, खुद ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, वो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे। एन फैक्टर दोनों का इसमें 2 है। बट इन केस तो यहाँ पे एन फैक्टर ओवरऑल भी 2 हो गया, ये जो भी बराबर वैल्यू आई वही होगी। लेकिन अगर जैसे अब वापस इसमें जाते हैं, ये वाले एक बार पहले उसी तरीके से कि 2 Cl2 लिख के बताओ कि दोनों के एन फैक्टर अलग अलग यहाँ पे क्या होंगे, देखो अलग आएंगे नहीं आएंगे। तो जैसे ये पहले तो क्या 0 से स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको तो नहीं मालूम, वैसे तो मालूम, मतलब ये रिएक्शन देखते ही एक अच्छे स्टूडेंट को मालूम चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनल है। जो 8-10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मतलब इट शुड नॉट बी द केस कि एग्जाम में वीआरस जब ये रिएक्शन आया तो उस दिन हमको नया ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, तो डिस्प्रोपोर्शनल है, पढ़ते समय ठीक है, बट इन एग्जामिनेशन ये इतना कॉमन रिएक्शन है कि जैसे ही आपको रिएक्शन देखें दिमाग में आना चाहिए कि तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनल। पर फिर भी चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, -1 + 5 डेफिनेटली दिस इज गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेटेड, इसको 2 बार लिख लो, रिडक्शन, और ये अब बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2, इसका एन फैक्टर 0 से +5, एक का चेंज 5, 2 का चेंज 10। तो यहाँ पे क्लोरीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कौन सा होता है, पहले वाला है ना, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये वाला, तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर तो 1:5, 5:1, इसका 5 मोल है और इसका एन फैक्टर 2 है, तो इसके 5 मोल में कितने इक्विवेलेंट हुए, 10। इसका 1 मोल है पर एन फैक्टर 10 है, 1 मोल में 10 इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इज आल्सो, मतलब उन्होंने अपने आप के 6 मोल को या जो भी मोल है उसे 5:1 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक के इक्विवेलेंट बराबर हो गए। फिर ये Cl-10 हो जाएगा, 10 इससे, और ये 2, इसका एन फैक्टर कितना है, +5 से 0, 5, 2 मोल में 10 इक्विवेलेंट, और इसका -1 से 0, 1, इसका तो एक ही Cl है ना, तो 10 मोल में 10 इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट भी बैलेंस भी होगी। ऑक्सीजन कितना है, 6, तो 6OH, 6H+, और H+ तो रहेगा नहीं अल्काइल मीडियम में, तो 6 पानी, 12 वही बैलेंस। फिर क्योंकि जब ऐड करोगे तो 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, तो सब में एक 2 फैक्टर कॉमन आ सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देखो। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी बेलेंस रिएक्शन पूछे, कोफिशिएंट पूछे, तो उसका तरीका होता है, किस तरीका है कि एक तो फ्रैक्शंस नहीं रहना है और सिंपलेस्ट होल नॉट रहना। बैलेंस तो ये भी है, बैलेंस तो 2 से डिवाइड के बाद भी है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि हम क्या छोड़ें। एग्जाम में भाई नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टोइकियोमेट्री की आपने मान लो
रेशियो को क्या ध्यान देना होता है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में बैलेंस रिएक्शन पूछे तो उनका मतलब है कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में मत छोड़ो, होल नंबर होने चाहिए और सिंपलेस्ट होल नंबर होने चाहिए, उनमें कोई कॉमन, वो आपस में सबके सब को प्राइम होने चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सर एक बार वापस वाला करा क्या चाहिए? बैलेंस। बैलेंस और फैक्टर निकाला। तो सबसे पहले इसको हमने क्लोरीन यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, क्लोरीन का इनफेक्टर क्या हो गया? 0 से -1, 1 का चेंज 1, 2 का चेंज इनफेक्टर 2 हो गया। पर जो Cl2 से CrO3 बना, CrO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 6 + 5, CrO3 माइनस है ना, तो O का -2 × 3, Cl का लेट से x, x - 6 = -1, x = +5। ClO में ClO माइनस में Cl + 1, Cl जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, ClO2 माइनस में Cl + 3, क्लोराइड, ClO3 माइनस में क्लोरेट +5, और ClO4 माइनस को पर क्लोरेट बोलते हैं +7, और Cl माइनस क्लोराइड Ide -1। ये सब याद भी होने चाहिए। मतलब ठीक है, करते करते हो जाएगा, लेकिन मतलब ये कोशिश भी करो। एटलीस्ट क्लोरेट है तो क्लोरेट में मतलब क्लोरेट है, पर क्लोरेट है, तो मतलब इट शुड नॉट बी द केस कि हर बार हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और नया ज्ञान लगा नहीं चाहिए अभी भी। तो ये इतनी कॉमन चीज़ है कि इट शुड बी रिमेंबर कि हाँ ये तो होता ही है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया, तो +5 था, तो 2 1 का चेंज 5, 2 का चेंज 10, तो इनफेक्टर 2 और 10 आ गया। तो एक तो इसका थॉट प्रोसेस ये है कि आप अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन गो विद द फैक्ट कि दोनों का इनफेक्टर अलग अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, लेकिन अगर कोई ओवरऑल इनफेक्टर पूछे इस केस में और वो दोनों इनफेक्टर इक्वल नहीं, तो ओवरऑल इनफेक्टर होता है N1 × N2 / N1 + N1। जैसे ओवरऑल इनफेक्टर से क्या हो जाएगा? 2 × 10 by 2 + 10, 20 by 12, यानी 5 by ओवरऑल इनफेक्टर 5/3। इसीलिए वो इसके टोटल मोल्स कितने, अगर ऐड करते हो तो कितने होते हैं? पहले बैलेंस करते हो तो क्या आता था? पहले बैलेंस करते हो तो क्या आता है? अगर उसे बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? ये फैक्टर रेशियो कितना हो गया? 1:5, तो ये 5:2। जब ये 5 हो गया तो इस ये क्लोरीन जो कि रिड्यूस हो रहा है वो तो उसी से बैलेंस होगा ना। इट हैज टू कम फ्रॉम हियर 10, ये 10 तो भी 10, ये 2 तो ये भी 2, और फिर OH माइनस यहाँ पे कितना O है? 6, तो 6 OH कर दिया, 6 OH करते ही यहाँ पे 6H+ किया। पर क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है, यू शुड नॉट लीव H+ इन फ्री फॉर्म, फिर वो OH से कि और पानी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 OH 2 तो ऐड कर दो, 6 पानी बन गया, और ये 12 फैक्टर है निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको रेशियो उल्टा। हाँ, फिर तो बैलेंस करना है जी, जैसे बैलेंस करने की जरूरत भी, जब तक वो बैलेंस करने को नहीं बोलेंगे। कभी कभार अगर केवल बैलेंस करने को शायद, तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद द रेडॉक्स मेथड्स तो उससे भी बैलेंस करो। अगर इससे इजी बैलेंस हो तो वहाँ भी इजी बैलेंस होगा। इजी बैलेंस मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका उससे बैलेंस होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, चाहे वो हाफ फ्रैक्शन मेथड हो, या इससे भी कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया। अब इधर अगर ऐड करें तो क्या होगा? एक तो तरीका क्या है, ऐसे ही सोचो, 5 मोल में 10 इक्विवेलेंट, 1 मोल में 10 इक्विवेलेंट, पर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 6Cl हो गया। तब मुझे फैक्टर भी ओवरऑल चाहिए, कितना है? 5/3। तब जब अलग अलग है तो
तो कितना हो जाएगा 20 6 मोल में कितने इक्विवेलेंट हो गए 6 इंटू 5/3 यानी 10। ओवरऑल भी 10 हो गया वैसे, और देखो अलग अलग 10 और 10। मोर लॉजिकल वो सोचना है, अगर कहीं का क्वेश्चन पूछ देते ओवरऑल एंड फैक्टर क्या है तो इस तरह से निकाल दिया, और अगर दोनों एंड फैक्टर सेम आते तो ओवरऑल वही रहेगा। तो ये आपका होगा। तो इस तरह से हम इन सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं और एंड फैक्टर भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कहीं का एक रेडॉक्स रिएक्शन में ये पूछा था है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दैट क्वांटिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वो क्वांटिटी होती है कि जब पूरा बैलेंस करके रिएक्शन होती है तो जो इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल आउट करते हैं, मतलब यहाँ पे 10 गेन हुआ, वहाँ 10 लॉस हुआ, तो जो आप काटते हैं दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे इस रिएक्शन को मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हुए तो देखो कि 5 Cl2 थे, उसने गेन कितना किया 10 इलेक्ट्रॉन, और तो एक Cl2 ने लूज कितना किया 10 इलेक्ट्रॉन, Cl2 0 से 2 ClO3 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या हो गया इलेक्ट्रॉन जो क्वांटिटी बैलेंस रेडॉक्स में एक से गेन दूसरे का, मतलब क्या होगा रेडॉक्स है तो क्या होगा जो रिड्यूस हो रहा है वो गेन कर रहा होगा और जो ऑक्सीजन है वो लूज कर रहा होगा, और क्योंकि अल्टीमेटली देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ओवर, तो दे हैव टू बी सेम, तो वो जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। तो आगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ एक रिएक्शन आती है जिसमें एक एंड का टर्म आता है, उस एंड में होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में एक हाफ रिएक्शन अगर है तो उसका मतलब होता है बैलेंस हाफ में गेन या लॉस, कंप्लीट रेडॉक्स उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। या कभी कोई रेडॉक्स रिएक्शन ही दे दी और पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो मतलब जो आप इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मतलब द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच यू कैंसिल आउट, इधर का लॉस इधर का गेन। तो ये आपके तरीके हो गए बैलेंसिंग के रेडॉक्स में और क्वेश्चंस।
दोनों का इंडिकेटर।
पहले का क्या होगा, रिएक्टेड का क्या होगा, 5 K1O4 है, K प्लस तो चेंज नहीं करेगा, वो भी चेंज नहीं करेगा, Mn चेंज करेगा प्लस 7 से K1O4 में Mn क्या है प्लस 7 और प्लस 2 चेंज 5 हो गया, तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा इसका 5 और Mn2 प्लस का भी 5, तो प्लस 2 से प्लस 7, तो आपके पास n फैक्टर 5, इसका भी n फैक्टर, यहाँ ये तो प्लस 7 है, ये प्लस 4 है, चेंज 3 प्लस 7 से प्लस 4 और ये भी प्लस 4 से प्लस 7, ये वाला सर 1 1 प्लस 7 से प्लस 6, 5 ये नाइट्रेट का 3 प्लस 5 से प्लस 2, एक का चेंज 3, एक ही यहाँ भी 3 और 2 से, यहाँ बताओ इसका n फैक्टर क्या है, इसमें ये प्लस 3 है ऑक्सीजन स्टेट, ये प्लस, इसका चेंज 1 और 2 है एंड इसका वन, क्योंकि 4 से 3 का चेंज 1 है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में तो एक ही कार्बन है, ये थायोसल्फेट, और ये क्या होता है टेट्राथायोनाइट, सर 4 वाला ये NO3 माइनस में n क्या है प्लस 5, NO में n क्या है प्लस 2, तो नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ, चेंज कितना हो गया 5 से 2 ना 3, ठीक है। ये क्या होगा, सल्फर कितना है इसमें कितना 2.5 आता है ना, 5/2, 4x माइनस 12, तो ये चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, एक का चेंज 0.5 है, तो यहाँ 2 का चेंज, और यहाँ एक का चेंज 0.5 है, 4 का चेंज, फिर ये वाला IO3 का प्लस 5 से 0.5, सही बात है, ये 0 से प्लस 5, एक का चेंज 5 पर 2 का चेंज, समझ में आया, ये आया
3 होगा प्लस K2Cr2O7 में कितना है? Cr का ऑक्सीजन स्टेट +6, तो चेंज हुआ 3, पर यहाँ पे तो एक का चेंज 3 है, पर इससे 2 क्रोमियम है ना, ये +6 से +3 हुआ, चेंज 3, पर यहाँ पे तो क्रोमियम 2 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये +3 से +6 चेंज 3 और एक ही क्रोमियम दिख रहा है। हाँ, यहाँ भी कंपाउंड Cr2O3 होता तो फिर उसका अवस्था से, और यहाँ पे Cr3 प्लस दिया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट उसी स्पीसीज का लेना जिसका इन्फेक्टर निकाला है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इन्फेक्टर Cr3 प्लस का निकाला है तो मेरा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? Cr3 प्लस का एटॉमिक मास 52/3। अगर मुझे यहाँ पे ऐसा दिया हुआ Cr2O3, तब क्या होता है? ये +3 है, पर +3 से +6 चेंज 3, पर यहाँ तो 2 क्रोमियम है, फिर 6 और फिर इसका इक्विवेलेंट क्या होता? Cr2O3 का मॉलिक्यूलर वेट चेंज चाहे आप एक एलिमेंट का देख रहे हो, पर अगर पूरा कंपाउंड दिया है तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मैं यहाँ पे कोई पूछे फैक्टर्स का 3 था, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। हाँ, लेकिन केवल MnO4 आयन दिया होता, मान लो ऐसा दिया हुआ होता, 7N4 प्लस बना, तब भी इसका इन्फेक्टर +7 से +4 3 ही आता, पर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता? आयोनिक वेट ऑफ MnO4, तब मैं KMnO4 लेता, जो स्पीसीज की बात हो रही है उसका, तो मान लो उसका वेट जिस स्पीसीज का वेट दिया है, इक्विवेलेंट भी वेट बाई इक्विवेलेंट वेट उसी स्पीसीज का, ठीक है ना? ये चीज, ये वाला सल्फर का क्या था सर? फेरस सल्फेट, नहीं ना, सल्फर का क्या था? सल्फर का यहाँ पे सल्फर +6 होता है, बट हियर बेसिकली दिस इज चेंजिंग +2 से, सल्फेट तो -2 होता है, ये +3 क्या होगा? इसका 3 से 2 1, 2 का चेंज, ये किस कैटेगरी में है? तो दोनों चेंज हो गए। 2 चीज, फिर CO2 प्लस में ये सल्फर -2 है, सल्फाइड है, ये +1, फिर +1 से +2 और ये सल्फर +4 है, तो ये भी ऑक्सीडाइज, ये भी ऑक्सीडाइज, तो टोटल चेंज देखना पड़ेगा, फिर दोनों आइडेंटिकल नेचर के चेंज है। +1 से +2 एक चेंज, 2 का चेंज 2, प्लस सल्फर -2 से +4 कितना चेंज? 6, और एक का चेंज 6, इसका इन्फेक्टर 8 हो गया। फिर ये सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है 2 - हाँ, ऊपर लिखा
क्या होगा K4FeCN6 में K तो +1 वहाँ भी है वहाँ भी है, K इज नॉट चेंजिंग। आयरन कितना है इसमें +2, साइनाइड में चार्ज होता है -1 और उसमें कार्बन होता है +2 और नाइट्रोजन होता है -3। साइनाइड आयन जो होता है उस पे ओवरऑल चार्ज आपका है -1 और ये होता है +2, ये होता है -3। फिर यानी यहाँ पे आपके पास K4FeCN6 में K तो यहाँ भी +1 था, ये भी है, ये +2 है, ओवरऑल -1 पर ये +2 और ये -3 है। तो यहाँ बना फेरिक, बना कार्बोनेट। कार्बोनेट में कितना होता है कार्बन +4, X -6 = -2 तो कार्बन। और नाइट्रेट में नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या चेंज हो रहा है? के कौन चेंज है? आयरन चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। 3 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, बस चेंज आइडेंटिकल नेचर का है। तो क्या हो जाएगा? आयरन का चेंज 2 से 3 1 और यहाँ एक ही आयरन है। कार्बन का चेंज +2 से +4, एक का चेंज 1, कार्बन कितने हैं 6। नाइट्रोजन का चेंज -3 से +5 8, 6 का चेंज 48। इसका फैक्टर 60। इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने में 61 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। ठीक है, ये करो किस कैटेगरी में आता है? पोटेशियम परक्लोराइड। ये कौन से कैटेगरी में है? K तो +1 है, Cl KCl4 में कितना है +7, ऑक्सीजन -2। वहाँ KCl में K +1, Cl -1, यानी क्लोरीन इज ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडाइजिंग। यानी ये कैटेगरी हो गई, एक कंपाउंड का एक साथ एलिमेंट चेंज हो रहा है और चेंज डिफरेंट नेचर। तो अलग अलग निकालो पहले। तो Cl का कितना, Cl जो कि रिड्यूस हो रहा है, कितना चेंज हुआ 8 +7 से -1, तो -1 -7 का मॉड 8 और 8 में एक ही है 8। ऑक्सीडाइज हो रहा है वो -2 से 0 चेंज 2 और 4 का चेंज 8, दोनों चेंज सेम एंड फैक्टर हो जाएगा। अगर चेंज डिफरेंट हो जाए तो डिफरेंस, ठीक है, मैं दोनों चेंज सेम इसलिए एंड फैक्टर 8। ये बात इसको एंड फैक्टर निकालो। कौन सी रिएक्शंस आइडेंटिफाई करोगे?
दिस इज देखो एसिड को 2 बार मानो, तो एसिड का अगर केवल रिडक्शन देखें कितना आता है, एसिड से H2 माइनस, 0 से 2 माइनस, 1 का चेंज 2, 8 का चेंज 16, और वहां पे एसिड से H2O3 2 माइनस, वहां भी सल्फर 2 प्लस है, तो 1 का चेंज 2, 8 का चेंज 16, तो दोनों ही एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेडियल काम कर रहे होंगे एन फैक्टर 16, ओवरऑल भी 16, ये वाला समझा सर। सर 8 है क्या सर? ओके P4, यहाँ पे P4 का क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो P4 जब -3 यहाँ पे और वहाँ पे 12 हुआ चेंज हाँ है ना, और यहाँ क्या है प्लस चेंज कितना हुआ 4, 12 -4 यहाँ -3 रखता, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, वो अलग चीज थी। एक ही मॉलिक्यूल में जब वो 2 चीज को मिक्स कर रहे हैं, वो तब है जब एक ही मॉलिक्यूल में एक समय में एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही हो और एक रिड्यूस हो रही हो, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन भी नहीं बोलते। दिस इज नॉट कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये अलग चीज है। इसमें फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि एट द सेम टाइम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लॉस और गेन हो रहा है। फॉस्फोरस के जितने मॉलिक्यूल आपके पास हैं, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ मोल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं, पर जब रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस ही हो रहा है। इसमें क्या है, सेम टाइम पे Cl एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो इस वाले में अगर डिफरेंट आता है तो डिफरेंस नहीं होता, इसमें होता है N1। एक तो तरीका ये है कि आप उन्हीं को लिख दो कि जो ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है उसका एन फैक्टर, जो जैसे जब ये रिड्यूस हो रहा है तो जो ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है उसका हो गया 12, जो रिड्यूसिंग एजेंट उसका हो गया 4, ओवरऑल हो जाएगा 12 × 4/12 प्लस N1 N2 by N1 प्लस N2, 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल 3 हो जाएगा। कोई पूछे कि P4 का ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो उसका मोलर मास बाई 3, और बाकी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व में कभी हुआ है, कुछ भी हेल्प करेगी rather than संग में नहीं। ये सर वो 14 वाला 14 जो हाँ उसका वाले परसेंट
P4 प्लस P4 तो लिख लिए। पहली बात ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। इस काइंड ऑफ रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सेम कंपाउंड के अंदर हो रहा है। यहाँ पे एक कंपाउंड है जो या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ बना रहा है, और रिड्यूस भी संग हो रहा है, पर अलग अलग। यहाँ क्या था, एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट लूज कर रहा है, एक एलिमेंट गेन कर रहा है। ये हुआ PS3, तो ये हो गया -3 0 से रिडक्शन, इसका एंड फैक्टर 12, ठीक है। ये +1 होगा, 0 से +1 एक चेंज, 4 का चेंज। तो एक तो तरीका ये, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो काम कर रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये वाले का फैक्टर 12, इस वाले का 4, 3:1, 1:3। तो इसके 1 मोल में 12 इक्विवेलेंट, इसके 3 मोल में 12 इक्विवेलेंट। लेकिन ओवरऑल के लिए टोटल 4 मोल यूज हो रहे होंगे यहाँ। ओवरऑल फैक्टर 3 × 12 × 4 by 16, N1 N2 by N1 plus N2 तो कितना होगा 3। तो जो 4 मोल में कितने इक्विवेलेंट, 4 × 3 12, दोनों को ऐड कर दिया, 4 मोल बनेंगे। और ओवरऑल फैक्टर 3, 4 × 3 12, समझे। तो ओवरऑल फैक्टर 3, इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल P4 का मोलर मास बाई 3 अलग अलग, एक का मोलर मास बाई 12, दूसरे का मोलर मास बाई 4। ओवरऑल एंड फैक्टर 3 कंबाइंड और अलग अलग 12 वेट 4, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में क्यों ऐसा लिखा कि P4 का एंड फैक्टर और कुछ में तो ओवरऑल, लेकिन अगर मान लो लिखा P4 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड फैक्टर, तो उस तरह से तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। P4 एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का एंड फैक्टर 4, ठीक है। ये देखो क्या था, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, इसका 1, इसका 6, 2 × 3, इसका है ना। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट करते हैं। मतलब ये तो हो गया कि जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एन फैक्टर और निकालना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम के देने का इतना चीज याद रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते अगर आप जो एक चैप्टर या कोई टॉपिक पढ़ते हो, मतलब जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, जितना डिटेल पढ़ लिया, इतना अगर आपको दिमाग में याद रह गया और ऐसे क्वेश्चन करने लायक आप एबल हो गए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आज पढ़ा
6 महीने बाद ये कितना याद रहेगा, इसका कितना, मतलब मेन जो पूरा प्रिपरेशन का जो सबसे बड़ा क्रक्स यही है कि आप याद कितना रखते हो। मतलब पढ़ते गए, हर 2 महीने बाद चीज़ भूलते गए, मतलब वो केवल बिल्कुल 10-20% याद रहेगा, तब दिक्कत है। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका अगर 80% रिटेंशन रह जाए हर चीज़ का, तो सिंपल चीज़ होता है। मतलब कोई आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो होना हो जाएंगे, आप उस लेवल पे पहुंच गए तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन मेन अच्छा पेपर करने के लिए जो चाहिए, इवन आईआईटी के लिए, कि अगर आपको जो पढ़ रहे हो उसका अगर 80% रिटेंशन रहता है, आप एक दिन में वो जो पेपर करते समय सब चीज़ आपको 80-85% मालूम जो पढ़ी थी उसी वे में, तो आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। तब आप मतलब एमंग द टॉप जो 2000-1000 कैटेगरी में आए, तो पेपर इतना डिफिकल्ट तब नहीं था। पेपर डिफिकल्ट तब होता कि मतलब पढ़ा तो था, याद ही नहीं, कुछ कुछ तो पूरा ही भूल जाते हैं, तो फिर से ही पढ़ना पड़ता है, पढ़ नहीं पाते। तो मेन कोशिश है जो करो कि हर 15-20 दिन में जो चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज करो। कंपटीशन में एक चैप्टर कम हो गया, नहीं पढ़ पाए, वो इतना नुकसान नहीं देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा जो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जाते जाते लास्ट के 1 महीने में वो केवल 10-12 चैप्टर या तो जो लास्ट के 3 महीने पढ़े और बाकी सब बिल्कुल वो हो गए, तो वो ज़्यादा नुकसान देगा। अब दो क्वेश्चन इनको मेटेरियल है, पेज नंबर 45 पे हाँ मिला।
0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate. The maximum number of mole of barium phosphate that can be formed is ये देखो इसको Point 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate. रिएक्शन में बनेगा BaNaCl ये तो देखो इसका दिया हुआ है 0.5 मोल, ये दिया हुआ है अगर इसको हम उस तरीके से करें इक्विवेलेंट के तरीके से तो इसका एन फैक्टर क्या है? तो ये वैसी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट वाली, इसका एन फैक्टर 3, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है तो 0.2 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट है ना, 0.5 into 2, इसके 0.6 इक्विवेलेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? जिसके कम इक्विवेलेंट नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा जिसके कम इक्विवेलेंट है। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा एट द एंड जीरो। इसके कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे? 0.6 तो यूज हो गए, बराबर इक्विवेलेंट है, बच कितने के? इसके कितने बन गए? ये रिमेनिंग, इसके कितने बन गए इक्विवेलेंट? 0.6 है ना, बराबर इक्विवेलेंट ये करते हैं, बराबर बनते हैं, और ये भी 0.6 इक्विवेलेंट। पूछा क्या है? तो
तो पहले मोल्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स कितने हो गए, इक्विवेलेंस बाय एन फैक्टर, दैट इज, तो यही आंसर है। इसके कितने मोल हो गए, 0.6 मोल्स। इसका पूछते तो इसके कितने मोल रह गए, 0.4, इसका इनफैक्ट नहीं किया, इसका 1.2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स कितने हो गए, बाई 0.2, तो इसका इनफैक्टर 2, यानी समझ। और इसी क्वेश्चन को आप अगर उससे करते बैलेंसिंग से, जो पहले हम करते थे, हमारी अप्रोच क्या होती थी, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इजीली बैलेंसिंग हो सकेगी तो स्टिल प्रेफरेबल बैलेंसिंग मेथड है, पर दोनों का मतलब इक्विवेलेंट का बेसिक तो आना चाहिए। ये हो गया, तो इसका 0.5 मोल है, तो व्हाट इज द विच इज द लिमिटिंग एजेंट, 0.2 by 2 0.1, 0.5 by 3 0.167, तो दिस इज लेसर, तो यानी ये 2 मोल से 6 मोल बनता है, 0.2 से 0.6 बन जाएगा, 2 से 1 बनता है, 0.2 से 0.1 बन जाएगा, 2 से 3 रिएक्ट करता है, 0.2 से 0.3 रिएक्ट करेगा, बच कितना जाएगा, 0.2 आएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये खत्म हो गया, तो ये 0.2 मोल बच गया, ये 0.6 मोल बन गया, ये 0.1, तो इजियर तो है वो अभी भी यही है, लेकिन फिर भी दोनों तरीके आने चाहिए, कम से बेसिक लेवल पर आने चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट मेथड या इक्विवेलेंट कंसेप्ट आना एग्जामिनेशन पॉइंट से ऐसे जो नहीं कि आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चन की बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो आप छोटे टेबल में बहुत जगह दिक्कत आती है। मतलब जैसे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे तो एक डिसेंट लेवल पे इक्विवेलेंट का तरीका आएगा, तो जैसे रेडॉक्स एक्शन है, सिंपल से उसी से बैलेंस कर सकते हो, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं यूज होगा, और कभी तो सीधे पूछ ही सकते हैं कि भाई क्वेश्चन ही इस तरह से दिया है कि इसका इक्विवेलेंट इतना है, बताओ मोल्स क्या होगा, आपको इनफैक्ट ही निकालना होगा। तो एक बेसिक लेवल के तरीके ये मेथड और आनी चाहिए, मतलब दैट इम्प्रूव योर ओवरऑल केमिस्ट्री एंड मोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मतलब हमेशा डर लगा रहेगा कहीं आगे तो क्या करेंगे, अब आएगा तो जितना आपने पढ़ लिया उससे बेटर, और बहुत से शायद ऐसे क्वेश्चन भी हैंडल कर लोगे जो दूसरे तरीके से टाइम कंज्यूमिंग है और इससे बहुत, ठीक है। अगला कौन सा है, ये ये कर लेते हैं, 500 ml of 0.1 normal solution of silver nitrate is added to 500 ml of a 0.1 normal KCl solution. रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों ही एक्वस है, सॉल्युबल सॉल्ट्स है, बन जाएगा एक प्रेसिपिटेट, और KO3 जो कि अभी भी एक्वस ही रहेगा, तो इसका 500.1 नॉर्मल, तो यानी 500 मिली इक्विवेलेंट, 50 मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इनटू नॉर्मल इज वॉल्यूम इन ml इनटू नॉर्मल इज मिली इक्विवेलेंट, ये भी 50 मिली इक्विवेलेंट है। ये रिएक्शन वो प्रेसिपिटेशन वाली है, एन फैक्टर सबके, तो 50 मिली इक्विवेलेंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू
50 मिलीमोल्स, जो आप इसे सीधे मिलीमीटर से भी कर सकते हो। तो 50-50 तो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, एक से एक रिएक्ट कर 50 से 50, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बात भी से दोनों में मिलीमीटर सेम थे। ये बनेगा 50 मिलीमोल और ये तो प्रेसिपिटेट है, और ये बनेगा 50 मिलीमोल या 50 मिली फैक्टर हो गए 50 मिली इक्विवेलेंट। इसके हो गए तो नाइट्रेट पर KNO3 के 50 मिली इक्विवेलेंट हो गए। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट पूछा है, तो यहाँ पे KNO3 का जो कंसंट्रेशन होगा नाइट्रेट का हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, KNO3 का 50 मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमने 500 यानी 1000 ml, 50/1000 0.05, ठीक है ना। ये करो, ml of HCl, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस है, यानी ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा। ये मतलब ये रहेगा HCl लिमिटिंग HCl के ये बना 0.1435 ग्राम, 0.1435 ग्राम मतलब 10⁻³ मोल्स। इसका मोलर मास कितना होता है 143.5, 108 + 35.5। So this by 143.5 will give these many moles, यानी 1 मिलीमोल। तो ये 1 मिलीमोल बना, तो ये भी 1 मिलीमोल। मेरा ध्यान में होना चाहिए नॉर्मलिटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन, जो ओरिजिनल HCl सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी। तो यानी इसका 10 ml था आपके पास, ये रिएक्शन क्या करें, जितना इसका बना ये तो एक्सेस में, यानी ये पूरा रिएक्ट किया होगा, तो इसके कितने मिलीमोल होने चाहिए 1 मिलीमोल। एक से एक बनता है, 1 millimole should be equal to 10 into molarity। तो मोलरिटी कितनी हो गई 0.1, क्योंकि फैक्टर 1 है इसका, तो मोलरिटी भी समझे, आंसर 0.1। क्लियर। ये देखो the ratio of amount H2S needed to precipitate all the metal ions from this। सर तो इफेक्ट निकाला तो उसको उल्टा कर दो। हमारे पास
सिल्वर नाइट्रेट से क्या रेशो होगी इसकी, दो रिएक्शन है और सेपरेटली हो रही है H2S Ag2S ब्लैक पीपीटी बनता है। और कॉपर का CuS, ये भी ब्लैक पीपीटी होता है। ये 100 ml 1 मोलर है, मतलब ये हो गया 100 ml 1 तो 100 मिली मोल्स। तो अगर ये 100 मिली मोल है तो ये कितना मिली मोल चाहिए पहली रिएक्शन में, 2 के लिए 1, तो यहाँ इधर भी आपके 100 मिली मोल, ये दिया हुआ है 1 मोलर 100 ml, पर ये कितना चाहिए, ये चाहिए बैलेंस ही रिएक्शन है ना, ये कितना चाहिए, रेशियो क्या होगा अमाउंट, क्योंकि मोल्स का जो रेशियो होगा मिलीमोल का वही मास का भी होगा, एक सेम कंपाउंड की बात हो रही है। तो पहले और दूसरे में जो H2S का अमाउंट चाहिए वो रेशियो क्या होगा 50:100, क्योंकि आप अगर अमाउंट लेगा 50 मिलीमोल है 0.05 मोल हो गया, H2S का मोलर मास हो गया इक्वल टू 0.1 इंटू मोलर मास ऑफ H2S, ये मोलर मास, ठीक है, तो कट जाएगा, अगेन इट विल बी 1:2, ठीक है। तो यहाँ जो अमाउंट लगेगा और यहाँ जो अमाउंट है उसका रेशियो 1:2। बात समझे? सर एक बार और समझिए। भाई ये बोल रहा है कि H2S आपके पास है जिससे आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहे हो और CuSO4 से कर सेपरेटली, तो आपसे पूछा है कि H2S का अमाउंट जो लगेगा दोनों में से उसका रेशियो, मतलब दोनों क्या केस में उसमें सेपरेटली जो H2S का अमाउंट इज यूजुअली इन ग्राम, पर क्योंकि सेम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो जो मोलर रेशियो होगा वही ग्राम्स का भी मास का भी रेशियो, कंपाउंड तो दोनों क्या है H2S, कंपाउंड अलग अलग होते तब फिर मोल्स इनटू मोलर मास फिर वो चीज बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपाउंड है तो जो मोल्स का रेशियो वही मास का रेशियो। अगला ये वाला करो, .5 gram of an acid of molecular weight 90 was neutralized by 20 ml of 0.5 normal caustic potash। एक एसिड है और caustic potash तो सॉल्ट प्लस ये
कॉस्टिक पोटाश KOH होता है। तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो 0.5 ग्राम ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर वेट 90 है, ये 20 ml है, 0.5 नॉर्मल है। तो इसके मिलीग्राम कितने हो गए? 20 into 0.5 that is 10। इसके भी इस अच्छा एसिड का 0.45 ग्राम है, 90 उसका मोलर मास है। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? ये मोल्स हो गए। मिली मोल्स कितने हो जाएंगे? ये इसके मिली मोल्स हो गए। और अगर इसका एन फैक्टर एन जो कि इसकी बेसिसिटी होती है वो एन फैक्टर इसकी बेसिसिटी होती है, सपोज दैट इज एन। तो इसके मिलीकुलर कितने हो जाएंगे? कहते हैं मिलीमोल हो गए, कितने हो गए? 45/9 5। मिलीकुलर कितने हो जाएंगे? 5 into n। एंड बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोनों के मिलीकुलर सेम होने चाहिए। 5n equal to 10, hence n equal to। तो इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो समझ में? तो यहाँ पे एक टिपिकल केस ऑफ, यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का केस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आएगा। ठीक है, समझ में बात? सबसे पहले हमने इसके मिलीकुलर तो नॉर्मलिटी दी हुई है, फैक्टर्स का से 1 होता भी है KOH का, तो एक ही रिप्लेसेबल मैच है। पर एसिड के बारे में कुछ बोला नहीं, ना बोला H2SO4 है, कुछ नहीं। तो हम मोलर मास जोड़ दिए, 0.45 ग्राम उसका मास दिया। पहले मोल निकाल लिए, फिर मिलीमोल निकाल लिए जो कि आ गए 5। पर क्योंकि हमने मान लिया इसका एन फैक्टर n है जो कि इसकी बेसिसिटी हो, तो वो एन फैक्टर n है तो क्या हो गया? मिलीकुलर 5n हो गया। एंड बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोनों के मिलीकुलर सेम रिएक्ट करने चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है दोनों के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, पर इक्विवेलेंट सेम है तो मिलीकुलर सेम होंगे। मिलीकुलर इज नथिंग बट 1000 टाइम्स इक्विवेलेंट। तो ये होगा n। ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 7 पेज 44। K का एटॉमिक वेट होता है 39, Mn का होता है 55, O का होता है 16। वैसे KMnO4 का डायरेक्टली दिया होना चाहिए 158। ये कितना है? 39 + 16, ये 35। KMnO4 है 55 + 39 + 64। एन फैक्टर कितना होगा? ये +7 है और चेंज किसमें हो रहा है? ये +2 KOH होगा, फिर B पे 2 KOH होगा, K2 +6 है ना? तो यानी फैक्टर +7 से +6, तो इक्विवेलेंट वेट B हो गया। ठीक है,
8th, 9th and 10th. एक कोई एसिड है, मेंशन नहीं किया क्या है। NaOH 20 ml है, 0.1 नॉर्मल है, सॉल्ट वाटर बनेगा। तो 20 ml 0.1 नॉर्मल बने कितना मिली इक्विवेलेंट? N1V N into V यानी 2 मिली इक्विवेलेंट। 0.126 ग्राम एसिड, अगर मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट E है, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? 0.126 बाई E। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट शुड बी इक्वेटेड विद मिली इक्विवेलेंट। ऐसा मत कहते हैं एक जगह इक्विवेलेंट एक जगह मिली इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, तो इक्विवेलेंट बराबर हो गया, मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने जब 0.126 बाई E किया, E इज द इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट। पहले आपके इक्विवेलेंट्स आएंगे, लेकिन देन 1000 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये हो गया 126 बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दिस मस्ट बी इक्वल टू इज, ठीक है, क्लियर है? नाइन क्या बोल रहा है? S3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड, बात सही है, इन जनरल तो ऐसा ही है ना, इन जनरल तो ही। हाँ, लेकिन ट्राई बेसिक है, मैक्सिमम NOH से या करते करते एक मॉलिक्यूल 3 NOH से करता है, तीनों एच से। पर जब रिएक्शन मेंशन की है तो चीज अकॉर्डिंगली लिखी है। हालांकि वहीं पे जो आपका ये होता है S3PO2 तो डाई बेसिक ही है, क्योंकि एक उसमें पीएच होता है, S3PO2 तो मोनो बेसिक ही है। अभी बात S3PO4 क्यों नहीं है? एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO2 में इट हैज लॉस्ट इट्स वन एसिडिक एच
बट स्टिल टू एसिडिक बचा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि NaH2PO2 क्योंकि ऐसा हो गया, समझे, इसको कितना NaOH लगेगा? पानी के रेस्पेक्ट में ये बेसिक हो चुका है, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो एज फार एज वाटर इज कंसर्न, अगर आपको इक्विलिब्रियम आयोनिक याद हो तो आप इस कंसंट्रेशन के सॉल्ट का वो भी निकाल सकते हो। इट्स अ केस ऑफ इसमें एम्फीप्रोटिक एनायन, हमने NaHSO का पढ़ा था, तो आगे इसके प्रॉपर डेटा दिए हुए सबके तीनों K1 K2 K3 दिए हुए, हम इसका पीएच निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्ट आपका, अगर इसमें आप HCl दोगे तो भी रिएक्ट करेगा। HCl से क्या होगा? इट विल कन्वर्ट टू H3PO, Na हट जाएगा। लेकिन आप NaOH दोगे तब भी रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये पानी के रेस्पेक्ट में बेसिक है, पर NaOH के रेस्पेक्ट में स्टिल ये लेस बेसिक है, तो इट कैन बिहेव लाइक अ एसिडिक सॉल्ट। हम जब बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट तो ये पानी का एसिडिक सॉल्ट नहीं है, पानी के रेस्पेक्ट में तो ये बेसिक सॉल्ट ही है, लेकिन NaOH के रेस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला एसिडिक सॉल्ट है। तो ये होगा, तो इसे अगर हम Na3PO4 में कन्वर्ट, ये बोले कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, कन्वर्ट इनटू बोला ही है, तो ये हो गया। इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर, क्योंकि आप कहां से कर रहे हो, एक तो ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके थे, पर इसमें कितना रिप्लेस हो रहा है, इसका n फैक्टर। मोलर मास इसका शायद आता है 120, है ना, मोलर मास इसका 120 है, तो इसके 12 ग्राम में 12/120 इंटू 1000, ये इसके हो गए मिलीमोल्स, इंटू n फैक्टर ये हो गए मिली इक्विवेलेंट, इक्वल टू 1 मोलर NaOH। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इंटू 1 मिलीमोल्स, फैक्टर 1 ही है NaOH का, तो ये हो जाएगा 200 ml needed for this purpose, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बोला होता कि नहीं भाई हमको इतना ही चेंज करना है, तब इनफेक्ट इसका भी 1, इसका, तो ये V इंटू 1 इंटू 1, ये 120/12/120 इंटू 10⁻³ इंटू, तो आपका ये 100 ml। और शुरुआत से पूछते पूरा बनाना, तब इसका जो भी अमाउंट, तब जब मोल मास अलग होता, तब इसका जो भी मान लो इसका मोल मास 98 होता है, 98 ग्राम होता है, मान लो आपको इसका 9.8 ग्राम दिया होता है, और पूछते 1 मोलर NaOH को कितना लगेगा, 9.8 इंटू V इंटू 1 मिलीमोल इंटू 1, फैक्टर 1 है, तो ये हो गया आपका 10 तो 300 ml। क्वेश्चन और ऐसा होता, इसका 9.8 ग्राम मोलैरिटी 1 मोलर, कितना वॉल्यूम में, तब ये तीनों रिप्लेस हो गए, इसका 2
2 है 37, तो 9.8 by 98 into 1000 millimoles into 3, वॉल्यूम into 1 into 2, अगेन फैक्टर, इसके मिलीप्लेट इसके मिली, तब ये 150, सर ये कंजर्वेशन ये कंसंट्रेशन 1 मोल। अच्छा वो उसी का वेरिएशन हाँ इसका, हाँ इसी का वेरिएशन, मतलब क्वेश्चन में ऐसे दे देते कि मोलैरिटी 1 मोलर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कितना वॉल्यूम लगे, तो इसका इनफेक्टेड 2 है, तो ये बनता है। ठीक है, समझे? एक लास्ट और पे लेते हैं, ये देखो 2 ग्राम ऑफ बेस whose equivalent weight is 40, तो दिया सर 3 ग्राम ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, 2/40 शुड बी 3/E, है ना। 2/40 क्या होगा, एक का इक्विवेलेंट 3/E, दूसरे का इक्विवेलेंट E60, ठीक है, क्लियर, समझ लो ना। यहाँ पे जस्ट हमने ये यूज किया, बेस का इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा 2/40, और एसिड का 3 ग्राम दिया है, लेट इक्विवेलेंट वेट इज, इसके इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट, E शुड बी